Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis. And this is the 13th May 2022. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहला सवाल है आप लोगों के लिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है इनमें से। फर्स्ट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इम्पोज्ड ऑन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, थर्ड है अप्लाइड ऑन गुड्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन फॉरेन ट्रेड, एंड डी है इम्पोज्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज किर्गिस्तान, सेकंड इज रशिया, थर्ड इज अफगानिस्तान, फोर्थ इज ईरान, फिफ्थ इज उज्बेकिस्तान। इनमें से कौन कौन से मेंबर आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन in which the inflation rate is high and at the same time economic growth rate remains steadily high. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, deflation refers to a situation in which there is a general decrease in the price levels of goods and services but inflation rate remains above zero, ठीक है ना। तो that is the thing which is important. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली टू ओनली बोथ है नन। अब एक एक करके मैं आपको आंसर्स तो बताऊंगा लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है। तो एक्चुअली मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। इट्स अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि कंपनीज के लिए इवॉल्व किया गया था एंड इट इज पेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। कंपनीज इसको कैलकुलेट करती हैं प्रॉफिट के, उसके बेसिस पे कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है प्रॉफिट के बेसिस पे, तो कंपनीज के ऊपर लागू होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो अब देखो, किर्गिस्तान का मेंबर है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है, किर्गिस्तान मेंबर है। रशिया मेंबर है या नहीं, तो रशिया भी मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान मेंबर है कि नहीं, अफगानिस्तान देखो इसका मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान इसका ऑब्जर्वर स्टेट में आता है। अफगानिस्तान कम्स अंडर द ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और उज्बेकिस्तान मेंबर है कि नहीं है, तो उज्बेकिस्तान इसका मेंबर है, बिल्कुल सही बात है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इसी क्वेश्चन में अब मैं एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था, ईरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता रहा हूं कि ईरान जो है उसको 9th मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया है एससीओ में, है ना। अभी एससीओ की वेबसाइट में इसको अपडेट में भी नहीं किया गया है, लेकिन आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि ईरान क्या इसका फुल मेंबर बन गया, तो इसके फुल मेंबर के रूप में इंक्लूड करने की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ना। एंड ईरान हैज़ बिकेम आई थिंक द 9th मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ईरान ने बेसिकली फुल मेंबर बनने के लिए किया था, 15 साल पहले अप्लाई किया था, उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ईरान अब इसका मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल टाइम मेंबर है ईरान अब। तो इसको याद रखिएगा, किर्गिस्तान, रशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, यानी कि 1, 2, 4, 5 दोनों ही इसके मेंबर रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टैगफ्लेशन आपको बताना है कि स्टैगफ्लेशन कैसी सिचुएशन है। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टैगफ्लेशन आप सबको पता है कि जिसमें कि स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब कि ग्रोथ नहीं होती है, प्लस आपका इन्फ्लेशन जो रहता है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई कर दिया था इसने। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसमें लिख दिया इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स अबव जीरो, वो जीरो के नीचे फॉल कर जाता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नाइदर 1 नॉर 2 विल बी द आंसर फॉर दिस। स्टार्ट करते हैं आगे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। उससे पहले एक मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे और देख लेते हैं। आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप इन इंडियन कंटेक्स्ट। आपको बताना है कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप इन इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में क्रिटिकली एनालाइज करिए, उसके प्रोज कॉन्स जो जैसे हो सकता है वो सारी चीजें लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन, आई होप आप लोग इसका आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले कर्नाटका टू टेक ऑर्डिनेंस रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्नाटका ने ऑर्डिनेंस रूट लेकर के एक लॉ पास करने की कोशिश की, जिसमें कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल उन्होंने लेकर के आए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ऑर्डिनेंस के बारे में आपको बता दूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस का प्रोविजन आर्टिकल 123 में है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है प्रमलगेट करने का ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और वही प्रोविजन जब स्टेट के फॉर्म में आता है, स्टेट के पास आता है, तो आर्टिकल 213 हो जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 123 फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 213 फॉर द गवर्नर, ठीक है ना। एंड ऑर्डिनेंस मे बी प्रोमलगेटेड ओनली इफ एटलीस्ट वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन।
पार्लियामेंट पार्लियामेंट का एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तो इसको प्रमलगेट कर सकते हैं, एक या दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है तो इसको हम प्रमलगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा ये पैरेलल लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं होती है। अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे दे कि ऑर्डिनेंस रूट इज अ पैरेलल लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो ये पैरेलल लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि ये तब नहीं हो सकती जब दोनों हाउस सेशन में हो, ठीक है ना। जब दोनों हाउस सेशन में होंगे तब इस प्रोसेस को आप अप्लाई नहीं करोगे, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है जैसे कि ऑर्डिनेंस अगर 6 वीक, जैसे पार्लियामेंट गैदर होती है, अगर मान लो पार्लियामेंट गैदर हुई तो उसके 6 हफ्तों के अंतर्गत अगर वो लॉ नहीं बना तो पार्लियामेंट विल सीज टू एग्जिस्ट। अब एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है ना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस। तो देखो यहां पे आपको बता दूं कि कोई भी हाउस जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आया उसके 6 हफ्तों के अंदर उसको लॉ बनना है। अगर 6 हफ्तों तक वो लॉ नहीं बना तो वो एक्सपायर कर जाएगा, और 2 हाउसेस के बीच में कितना गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। तो मतलब कि एक ऑर्डिनेंस कब तक चल सकता है, 6 मंथ 6 वीक तक चल सकता है अगर उसको लॉ नहीं बनाया गया। तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है किसी भी ऑर्डिनेंस का, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, तो वो 6 महीने 6 हफ्ते एक इंस्टेंस में हो सकता है बार बार उसको ऑर्डिनेंस पास करके किया जा सकता है, लेकिन एक बार में अगर कोई ऑर्डिनेंस आया तो मैक्सिमम वो 6 मंथ 6 वीक ही रह सकता है, क्योंकि उसके अंतर्गत उसको या तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सपायर कर जाएगा। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बताना चाहता था। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजन आर्टिकल 213 के अंतर्गत है, याद रखिएगा आर्टिकल 213। अब कुछ केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस से, जैसे मैं सिडिशन का नाम लूं तो आपको केदारनाथ सिंह का केस याद आ जाएगा, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बोलूं तो आपको केशवानंद भारती केस आ जाएगा, ड्यू प्रोसेस या प्रोसीजर ऐसा कुछ बोलूं तो आपको मेनका गांधी का केस याद आ जाएगा, अगर मैं आपसे सेक्युलरिज्म बोलूं तो आपको SR मुंबई का आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। तो आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लिक करती, जैसे मैं आपसे बोलूं कैपिटल पनिशमेंट तो आपको बच्चन सिंह का केस आ जाना चाहिए दिमाग में, है ना। तो ये सब अपने दिमाग में आप बिठाल करके रख लो। सेम टू सेम अगर मैं आपसे RC कूपर का केस बोलूं, अगर मैं आपसे DC वाधवा का केस बोलूं, अगर मैं आपसे कृष्ण कुमार सिंह का केस बोलूं, तो आपको फिर ये ऑर्डिनेंस दिमाग में आना चाहिए। RC कूपर का केस था 1970 का केस था, RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें प्रेसिडेंट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने के डिसीजन को चैलेंज करने का ग्राउंड जो था, इमीडिएट एक्शन जो था, ये कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट डिसीजन टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस कुड बी चैलेंज्ड, इसको चैलेंज किया जा सकता है। इस RC कूपर केस में कहा था कि भैया जो इमीडिएट एक्शन वाला ग्राउंड है प्रेसिडेंट का, कि भैया इमीडिएट एक्शन चाहिए था इसलिए हमने इसको ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया, इसको चैलेंज किया जा सकता है, दैट वाज द थिंग। DC वाधवा केस में जो फ्रीक्वेंट प्रमलगेशंस हो रहे थे ऑर्डिनेंसेस के, उसको लेकर के DC वाधवा केस 1987 का बहुत फेमस केस है ना। और कृष्ण कुमार सिंह केस 2017 का केस है, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि द कोर्ट हेल्ड दैट द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंट्रस्टमेंट, ये एब्सोल्यूट इंट्रस्टमेंट नहीं है, बट इट इज अ कंडीशनल एंड अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, है ना, जो कि नेसेसरी है, उनके सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको करना है, ये आपका एब्सोल्यूट पावर में नहीं आता है, ठीक है ना। इन्होंने ये भी कहा था कृष्ण कुमार केस में कि जो ऑर्डिनेंस होते हैं उनका रीप्रमलगेशन जो है दैट इज एन सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो क्या कहा था कृष्ण कुमार के केस में कि इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है वो एक तरीके का फ्रॉड होता है, वो बेसिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाईपास करने की ट्रिक होती है ना। इट्स अ ट्रिकरी, इट्स अ फ्रॉडरी, इट्स अ फोर्जरी, जो भी आप बोलो। तो दीज आर द थिंग्स विच वर सेड इन दैट केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन्स टू एन ऑलमोस्ट 8-year हाई एट 7.8%। अब कल इन्फ्लेशन का डेटा जो रिलीज हुआ है वहां पे फ्यूल और फूड की प्राइसेस के कारण जो आपका
प्राइस इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। रिटेल प्राइस जो इन्फ्लेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था, लगभग अपने 8 ईयर के हाई पे था 7.8% के आसपास। अब आप सबको बाकी की प्रोसेस तो पता है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए, CRR बढ़ाना चाहिए, SLR बढ़ाना चाहिए, रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल करना चाहिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, CRR बढ़ाना है, SLR बढ़ाना है, रेपो रेट या पॉलिसी रेट आपको बढ़ाना है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बेचनी है, सेल करनी है। मतलब कि किसी भी तरीके से मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा आपको, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। अब कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन का बीच में डिफरेंस। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपका सब कुछ होलिस्टिक इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, इसमें फूड और फ्यूल इंक्लूडेड रहता है। वहीं जब आप कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसमें फूड और फ्यूल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है बिटवीन द हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड द कोर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो ये एक याद रखिएगा। CPI जो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको बढ़ाने का जो कारण था वो हायर फ्यूल एंड फूड प्राइसेस थे। ये भी आपको बता दें कि जो हायर फूड एंड फ्यूल प्राइसेस थे दे वर द रीजंस। गोटाबाया अपॉइंट्स रनिल एज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। तो अब आपको पता है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बीच में वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया है, एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षे हैं उन्होंने रनिल विक्रमासिंघे को दोबारा से इंस्टॉल कर दिया है एज द प्रेसिडेंट, है ना। कि जो राजपक्षे थे वो हैंग हो गए तो नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है रनिल विक्रमासिंघे के नाम का, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो नया सॉफ्टवेयर है ये वायरस उसको कितना होल्ड करके रखता है, लेट्स सी दैट। बट दिस इज अ थिंग फॉर नाउ इन श्रीलंका, इकोनॉमिक क्राइसिस इज टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इट विल बी टर्निंग इनटू अ सोशल क्राइसिस एज वेल वेरी सून। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड इज फेवरिंग द मेंबरशिप ऑफ नेटो नाउ। अब फिनलैंड ने अनाउंस कर दिया कि भैया हमको नेटो का मेंबर बनना है। अब आप सबको पता होगा एक कहानी बहुत पुरानी चल रही है कि फिनलैंडाइजेशन, एक शब्द मैंने आपको बताया था, फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन क्या होता है, ये बहुत पुरानी बात है कि जब मतलब कि स्टार्टिंग से ही नेटो का मेंबर बनने से मना किया है फिनलैंड ने हमेशा। क्यों? क्योंकि उसको वो रशिया के साथ लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और रशिया के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता। और यूएसएसआर एज अ ग्रुप था जब, तो उसने भी मना किया था फिनलैंड को, स्वीडन को, इन सब कंट्रीज को मना किया था कि भैया देखो आप हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हो, डोंट इवन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग द अदर ग्रुप, डोंट इवन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग द नेटो। एंड यही कारण है कि फिनलैंड आज तक नेटो का मेंबर नहीं बना। हालांकि आप अगर देखो तो लातविया, लिथुआनिया जैसे ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं ये मेंबर बन गए और आपका पोलैंड वोलैंड इधर के मेंबर निकल गए, लेकिन ये नहीं निकला। मतलब फिनलैंड और स्वीडन अभी तक मेंबरशिप के लिए नहीं गए थे, इसीलिए इसको फिनलैंडाइजेशन, बहुत फेमस वर्ड है फिनलैंडाइजेशन, वो कहा जाता है। बट नाउ फिनलैंड इज फेवरिंग द नेटो मेंबरशिप और उन्होंने कहा है कि भैया हमको अपनी शरण में ले लो। और नेटो कहता है वाई नॉट, है ना। नेटो तो वैसे भी ओपन डोर पॉलिसी है ना, कि कुंडी मत खड़काओ सीधे अंदर आओ, वही वाली पॉलिसी है नेटो की। तो अब देखते हैं कि नेटो का क्या होता है। और अभी क्रेमलिन ने दोबारा से इनको कह दिया है कि भाई देखो यात्री अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा अगर इस तरीके की चीजें करेगा। तो अब क्रेमलिन ने ऑलरेडी ये चीज अनाउंस कर दी है। नेटो के बारे में अगर आपको बताऊं तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, मिलिट्री अलायंस है, 30 मेंबर स्टेट है अभी, जिसमें से 28 यूरोपियन स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कनाडा है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा इस जो ये ट्रीटी थी, एक ट्रीटी थी वॉशिंगटन ट्रीटी, जिसको कि 1949 में 4 अप्रैल 1949 में लाया गया था, 4 अप्रैल 1949, उसके तहत ये नेटो आपका आया था, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। इवेंट हॉरिजॉन रिवील्स ट्रू कलर्स ऑफ SGRA, सगिटेरियस ए का क्या शेप है, क्या कलर है, इसको शोकेस किया है इवेंट हॉरिजॉन ने। अब इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप क्या है? इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप एक्चुअली में एक ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टेलीस्कोप्स का, है ना। जैसे एटाकामा डेजर्ट में आपका एक टेलीस्कोप प्लेस्ड है, 9 मीटर टेलीस्कोप प्लेस्ड है। ये सारे अलग अलग जगह फैसिलिटीज जो हैं इन सबको जोड़ करके इनके ग्रुप से बनाया गया है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। इट्स अ फैसिलिटी देयर एंड इट इज शोइंग द, ये पहला था जिसने कि रिवील किया था द इमेज ऑफ अ ब्लैक होल, है ना, एट द
सेंटर ऑफ द मिल्की वे। तो मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल की जो इमेज थी वो इसने ही दिखाई थी। एंड अभी इन्होंने इमेज दिखाई है सेजिटेरियस ए की। सेजिटेरियस ए गेव फर्दर सपोर्ट टू द आइडिया दैट द कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज इंडीड अ ब्लैक होल। तो ये जो सेजिटेरियस ए की जो इमेज है इससे एक चीज और क्लियर होती जा रही है कि जो सेंटर है ऑफ आवर गैलेक्सी इट इज इंडीड अ ब्लैक होल। ठीक है ना, सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज अ ब्लैक होल, जो कि आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था। यही चीज आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि जो सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी दैट इज अ ब्लैक होल। सेजिटेरियस ए की इमेज है, इसके पहले हमने जो इमेज देखी थी वो भी यही M87 स्टार की इमेज देखी थी, वो भी यही कह रहा था। ठीक है ना, इवेंट हॉरिजॉन जो फैसिलिटी है एक कोलैबोरेशन है ओवर 300 रिसर्चर्स का who made history by releasing the first ever image of a black hole M87, the black hole at the center of galaxy Messier 87, जो कि एक सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। याद रखेगा, ये फैक्ट्स याद रख लीजिएगा। 2019 में पहली बार जब ब्लैक होल की इमेज आई थी तो वो M87 की इमेज थी। M87 क्या है आपका? Messier 87 नाम की एक गैलेक्सी है। Messier 87 नाम की गैलेक्सी का वो ब्लैक होल था। ठीक है ना, M87 जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द गैलेक्सी Messier 87। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। एंड ये जो आपका टेलीस्कोप है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप है, इट्स लाइक अ जाइंट आई ऑफ द अर्थ विच विद अ साइड दैट इज 3 मिलियन टाइम्स शार्पर देन द ह्यूमन आई। तो ये लगभग एक ह्यूमन आई से 3 मिलियन गुना 30 लाख गुना ज़्यादा शार्प है। एंड सेजिटेरियस ए जो है लगभग 27,000 लाइट ईयर्स है हमसे। अच्छा, लाइट ईयर्स जरूर है, लेकिन ये तो पता ना कि वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, वो टाइम की यूनिट नहीं होती है ना। तो कुछ लोग लाइट ईयर्स को अगर टाइम की यूनिट समझते हैं तो उसको प्लीज चेंज योर कंसेप्शन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स। सेजिटेरियस ए, Messier 87, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट। अब कल मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है रिगार्डिंग योर मैरिटल रेप, उसमें क्या हुआ, उसमें दो अलग अलग स्प्लिट जजमेंट था। दो लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली है। एक ने कंसेंट को बढ़ावा दिया है, दूसरे ने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बोला है, प्लस एविडेंशियल चीज़ों को बढ़ावा दिया कि भाई एविडेंस कहाँ से लाओगे आप लोग, है ना, इस चीज के लिए। एंड दैट इज द थिंग। नाउ यहाँ पे इस आर्टिकल में भी ऑथर ने जो दोनों ही व्यू रखे हैं, मैं आपको बता दूं, जस्टिस राजीव शकधर के जो व्यू हैं, राजीव शकधर के व्यू हैं, थोड़ा है, हेडेड द बेंच struck down as unconstitutional the exception to section 375 of the IPC में एक एक्सेप्शन था। आईपीसी का सेक्शन 375 जो था उसमें एक एक्सेप्शन था जो कहता है इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एज्ड 18 और अबव इज नॉट रेप इवन इफ इट इज विदाउट हर कंसेंट। ठीक है ना, तो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जो है उसमें ये एक लिखा हुआ है, एक्सेप्शन लिखा हुआ है। इट सेज दैट इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एज्ड 18 और अबव इज नॉट अ रेप इवन इफ इट इज विदाउट हर कंसेंट। तो यहाँ पे याद रखेगा जस्टिस राजीव शकधर ही हेडेड द बेंच which struck down and as unconstitutional this exception, है ना। तो इस एक्सेप्शन को स्ट्रक डाउन किया गया था उस बेंच द्वारा जिसको राजीव शकधर जी ने हेड किया था। जस्टिस सी हरिशंकर रिजेक्टेड द प्ली टू क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप। अब यहाँ पे जस्टिस सी हरिशंकर हैं दूसरे जिन्होंने रिजेक्ट कर दी प्ली को टू क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि जो बेसिकली ये चीज़ है ये एक तो लेजिस्लेचर से कैरी आउट करनी चाहिए, जुडिशरी इसमें कुछ नहीं करेगा, लेजिस्लेचर के थ्रू करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें आपको सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट सारे कंसीडर करने पड़ेंगे। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या एविडेंसेस को गैदर करने में डिफिकल्टी होती है। अब इसमें एविडेंसेस गैदर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कंसेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और उसकी जो सैक्रोसेंक्ट चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं ना। ऑथर सेज दैट कि जस्टिस शकधर का जो ओपिनियन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एब्सेंस ऑफ कंसेंट होता है वो रेप का जो केस होता है उसमें जो की होता है वो एब्सेंस ऑफ कंसेंट होता है। रेप क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जस्टिस जो शकधर हैं उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि रेप क्या है। रेप अगर आप देखो तो दैट इज द एब्सेंस ऑफ कंसेंट, वहाँ पे कंसेंट की कमी होती है, कंसेंट का एब्सेंस होता है, ठीक है ना। तो नाउ अगर वो चीज चाहे मैरिज है या नहीं है, दोनों केसेस में वैलिड है, दिस इज वैलिड इन बोथ द केसेस एंड देयरफॉर जस्टिस शकधर का ओपिनियन यही है कि अगर वो चीज नॉर्मल बिना मैरिज के वैलिड है तो मैरिज के केस में ही वैलिड है, उसमें मैरिटल जैसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप मैरिज या नॉन मैरिज के एक्सेप्शन लगाते हो तो इट वायलेट्स द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एज वेल एज इट डिप्राइव्स द वुमेन ऑफ द राइट टू ट्रिगर a prosecution for non-consensual sex. You are depriving the women of the right to trigger a prosecution for non-consensual sex. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि it denies the women and discriminates among the women based upon their marital status and it robs them of their sexual agency and autonomy. Now ये जो लाइनें हैं ये एज इट इज आप यूज कर सकते हैं कल को अगर भविष्य में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। इट इज डिस्क्रिमिनेटरी अमंग द वुमेन बेस्ड अपॉन देयर मैरिटल स्टेटस प्लस इट रॉब्स देम ऑफ देयर सेक्सुअल एजेंसी एंड ऑटोनॉमी। तो ये उनसे जो उनका सेक्सुअल एजेंसी एंड ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी ऑफ हैविंग सेक्स एंड ऑल, इस चीज़ को वो उनसे छीनता है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब फिर ऐसे तो बहुत सारे डिबेट ट्रिगर होंगे बट ठीक है, फॉर द टाइम बिंग जस्ट लिसन इट एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, डोंट लिसन इट एज अ मतलब कोई बहुत हमको वैसे नहीं समझना है हमको, हाँ लेकिन हमको एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग से समझना है। हमारा मोटिव है फिलहाल कंट्रोवर्सी में घुसने की बजाय कि अपना सिलेक्शन करवाएं, है ना। उसके बाद जितनी कंट्रोवर्सी में घुसना है उतना घुसते रहिएगा, ठीक है ना। बट फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू डू दैट। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के जब ये जजमेंट होगा या जो भी ये चीज़ होगी इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स काफ़ी की हैं। एक तो एविडेंसेस का, उनका पॉइंट भी सही है। एविडेंस कहाँ से लाएंगे, बहुत सारे फेक केसेस, बहुत सारे झूठे केसेस भी होंगे इसमें, जो कि दहेज प्रथा में भी यही केस हुआ था। जो डोमेस्टिक वायलेंस है यहाँ पे भी आज भी कई केसेस हैं जिसमें कि 50-60-70% फ्रिवलस कंप्लेंट्स आती हैं, गलत कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें कन्विक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाती है कुछ लोगों की। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देयर शुड बी अ बैलेंस, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हाईली इम्बैलेंस्ड कोई लॉ आप निकाल दें, है ना। और मेल्स के अगेंस्ट इस मतलब काफ़ी मैंने एक चीज़ देखी कि सोसाइटी में ऐसा है कि मतलब कोई सेंसिटिविटी मेल्स के अगेंस्ट भी नहीं है ना। फीमेल के अगेंस्ट अगर नहीं है तो मेल्स के अगेंस्ट भी नहीं है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर एंड वो उसके बीच में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंसेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल कंसेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको ड्यू इंपॉर्टेंस देखते हुए क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें यहाँ पे चाहे लेजिस्लेचर पर्पज से हो चाहे जुडिशरी से हो, आपको एक बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डिड द आरबीआई वेट टू लॉन्ग टू रेज द इंटरेस्ट रेट। अब अभी आपको पता होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है ना। क्यों बढ़ा दिया, एक ऑब्वियस बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अभी ये ज़्यादा लेट कर दी क्या, तो नहीं की, मेरे हिसाब से नहीं की। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारा ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड है पैंडेमिक के बाद का टाइम पीरियड, नॉट दिस टाइम पीरियड ऑफ आफ्टर पैंडेमिक। आफ्टर पैंडेमिक ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी थी वो कुछ इस तरीके के कर्व में जा रही थी, मतलब कि वो बिल्कुल डाउनवर्ड एक स्लोप था। अब अगर ऐसे में आप ग्रोथ को प्रमलगेट नहीं करोगे तो आपको ये ऐसी ग्रोथ कैसे मिलती है, जो वी कर्व रिकवरी थी वो नहीं हो पाती। तो ग्रोथ को प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी था। और ग्रोथ आप कब प्रमोट कर सकते हो, जब आप इन्फ्लेशन को थोड़ा फ्री छोड़ दो। इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करके आप ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते। तो ग्रोथ अगर आपको बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ना पड़ेगा इन्फ्लेशन को। और यही रीज़न है कि जो इन्फ्लेशन था थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि आरबीआई जो था वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा था। अकोमोडेटिव स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डोविश पॉलिसी बोलते हैं या इजी मनी पॉलिसी बोलते हैं, ये कहते हैं, याद रखिएगा। तो अभी तक आरबीआई जो था वो इजी मनी पॉलिसी या डोविश पॉलिसी रख रहा था। बट अब जाके आरबीआई ने वहाँ पे ये जब देखा कि यार इन्फ्लेशन जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो ऐसे में फिर उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हॉकिश मनी पॉलिसी या जिसको टाइट मनी पॉलिसी बोलते हैं उसको अप्लाई किया है। तो लेट्स सी इसका देखो लॉन्ग टर्म में इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा।
मिलेगा। हाँ ये है कि अभी जो फिलहाल हमारा आफ्टर पैंडेमिक जो ज़रूरत थी वो थी हमारी ग्रोथ को इम्प्रूव करने की, इसलिए आरबीआई ने उसको डिले किया, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं, हाँ कह सकते हो कि थोड़ा लेट हुआ लेकिन फिर भी ठीक है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ नोटिफाइंग माइनॉरिटी, अब यहाँ पे एक अभी पीआईएल गई है जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो माइनॉरिटी का कंसेप्ट है इस देश में अभी फिलहाल चल रहा है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये पीआईएल में ऐसा क्यों कहा गया है? पीआईएल में ये कहा गया है कि जो सेक्शन 2F है ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर NCMEI एक्ट 2004 का वो आर्बिट्ररी है, कॉन्ट्रैरी है टू आर्टिकल 14, 15, 21, 29 एंड 30। ठीक है ना। आर्टिकल 2F क्या सेक्शन 2F क्या बोलता है आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर NCMEI एक्ट का, कहता है माइनॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीन्स अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे। सेक्शन 2C जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट का 1992 का, वो भी सेंटर को यही पावर देता है। सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। तो ये दो एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर NCMEI एक्ट 2004। अब देखो होता क्या है, क्यों ऐसा बोला है इन्होंने, क्योंकि उनका ये कहना है कि देखो पहले क्या हो 2005 में कांग्रेस का जब यूपीए था तो वहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज को बनाया गया माइनॉरिटी। फिर 2014 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब आई तो वहाँ पे 2014 में सॉरी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने फाइनली नोटिफाई किया था कि जैनिज़्म जो है जैनिज़्म को भी माइनॉरिटी किया। वैसे 2014 में फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी, उसके पहले मई के पहले की बात है, दे नोटिफाइड जैनिज़्म एज द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये भी 6th कम्युनिटी बनी नेशनल लिस्ट में। अब ऐसे में पीआईएल का ये कहना है कि टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है 2002 का, टीएमए पाई फाउंडेशन केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस है, जिसमें ये कहा गया था कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी डिटरमाइन करने के पर्पस के लिए यूनिट विल बी द स्टेट एंड नॉट होल ऑफ इंडिया। जो यूनिट रहेगी वो स्टेट रहेगी, ना कि होल ऑफ इंडिया रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द सेंटर्स नोटिफिकेशन हैज क्रिएटेड एन एनॉमलस सिचुएशन इन विच द कम्युनिटीज आर डिक्लेयर्ड एज द इंटायर कंट्री, मतलब कि पूरी कंट्री के लिए उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि टीएमए पाई फाउंडेशन केस में क्लियर कहा गया था कि जो यूनिट रहेगा वो स्टेट रहेगा, ना कि होल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब ऐसे में देखो क्या गलती हो रही है, ऐसे में गलती ये हो रही है कि जो कम्युनिटीज़ कहीं जगहों पे मेजॉरिटी में है, फॉर एग्जांपल अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो ऐसे जगहों पे भी उनको फिर क्या बना दिया जाता है, ऐसी जगहों पे भी उनको माइनॉरिटी बना दिया जाता है। यही ऑथर ने जो पिटिशनर है उसने यही कहा है कि जैसे क्रिश्चियंस नागालैंड में हो गए, मुस्लिम्स जम्मू कश्मीर में हो गए, है ना, यहाँ पे इनके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी ये माइनॉरिटी है ना। तो ये यहाँ पे देखना है। अब सेंटर से सवाल पूछा गया है कोर्ट द्वारा, तो सेंटर ने पहले जवाब में तो थोड़ा इलेबोरेशन दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्टेट्स अपनी लिस्ट निकाल सकते हैं, और वैसे ये कॉन्करेंट पावर है क्योंकि सेंटर के पास ही पावर है माइनॉरिटीज़ का भला करने की और स्टेट के पास भी, तो स्टेट अपनी अलग से अगर कुछ निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इनफैक्ट निकाला भी है, चाहे आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देख लो जिन्होंने ज्यूइश कम्युनिटी को निकाला है, कहा है कि वो माइनॉरिटी है। कर्नाटका ने वहीं पर बहुत सारी जो लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, स्पीकर्स हैं, उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दिया है। तो इस तरीके से स्टेट्स अपनी अलग से माइनॉरिटीज़ की लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी दिस इज़ अ मेजर थिंग टू लुक आफ्टर, इसके ऊपर देखा जाना जरूरी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, अब ये पायलट स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इसको इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव बोलते हैं। एंड इसने ये पता लगाया कि 23% आउट ऑफ 2.1 मिलियन इंडियंस हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो लगभग 23% ऑफ 2.1 मिलियन इंडियंस हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो इन्होंने लगभग 2.1 मिलियन इंडियंस के अंतर्गत में से 23% को ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की वो है। हाइपरटेंशन क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन बता देता हूं। हाइपरटेंशन मतलब कि हैविंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 mmHg, ठीक है ना, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 mmHg। तो याद रखिएगा
देखो जो आपका नॉर्मल बीपी होता है कितना होता है 120/80 होता है, 120/80 होता है ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जिसको हम बोलते हैं, सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। तो अगर आपका सिस्टोलिक लेवल जो है वो 140 mmHg या उससे ज़्यादा है और डायस्टोलिक अगर आपका 90 mmHg या उससे ज़्यादा है तो फिर ये दोनों और में लगा है तो फिर मतलब आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं, ठीक है ना। या फिर आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रहे हैं टू लोअर द ब्लड प्रेशर, तो आप ऐसे में हाइपरटेंशन के शिकार हैं। तो इंडियन हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव ने क्या बताया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। केरला जो है इट रैंक्स हाईएस्ट with 32.8% men and 30.9% women being diagnosed with hypertension। तो केरला में हाईएस्ट नंबर है, उसके बाद तेलंगाना में है। साउथ इंडियन स्टेट्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है हाइपरटेंशन की, एंड विच इज़ मच हायर देन द नेशनल एवरेज एज वेल। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इंडिया ने कमिट किया है 25/25 गोल, ये लिख लेना 25/25 गोल, जो कि एम करता है टू रिड्यूस द प्री मैच्योर मोर्टेलिटी ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बाय 25% बाय 2025। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण जो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी है उसको 25% घटाना है बाय 2025, ये टारगेट है। इट इज़ वन ऑफ द 9 टारगेट्स विच आर इंक्लूड इसमें 9 टारगेट्स हैं और उसके अंतर्गत एक है प्रिवेलेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 25% बाय 2025। तो ये 25/25 टारगेट जो है ये भी याद रखना। और ये जो इंडिया हाइपरटेंशन इनिशिएटिव है ये 2017 में लॉन्च किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसमें स्टार्टिंग 26 डिस्ट्रिक्ट जो 5 स्टेट्स की हैं वहाँ से इंक्लूड किया गया था, ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, राजीव कुमार टू टेक ओवर एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर जो अभी राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर है, ही विल बी टेकिंग ओवर द चार्ज एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑन May 15 आफ्टर द सुशील चंद्रा जी। तो सुशील चंद्रा जी रिटायर हो जाएंगे और ऐसे में राजीव कुमार विल बी द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको बता दूं। फिर अभी राज्यसभा में इलेक्शन होने वाले हैं, तो राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में थोड़े से फैक्ट आपको बता दूं कि राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट का जो मॉडलिंग है हमारे इंडिया में वो बेसिस है वो यूनाइटेड किंगडम पे बेस्ड है। कंपोजिशन अगर हम देखें तो आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोविजंस देता है फॉर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। करेंटली 245 मेंबर्स हैं, जिसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। अपर हाउस की जो स्ट्रेंथ है वो 250 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स स्टेट कैन सेंड डिपेंड्स अपॉन इट्स पॉपुलेशन, कितने मेंबर किस स्टेट से आएंगे उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट चेंजेस एज स्टेट्स आर मर्ज्ड बाइफरकेटेड और इफ न्यू वंस आर क्रिएटेड। इसीलिए जो अगर स्टेट्स बनते हैं, बिगड़ते हैं या थोड़ा एरिया घटता है किसी का, तो उसके अकॉर्डिंग सीट्स भी चेंज हो जाती है ना। वैसे शेड्यूल 4 अगर आपको पता है तो शेड्यूल 4 जो है वो इसी से रिलेटेड है ना, शेड्यूल 4 आपका राज्यसभा से ही रिलेटेड है। एंड इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। वाइस प्रेसिडेंट इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है और ये परमानेंट हाउस होता है। एवरी राज्यसभा एमपी हैज़ अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर एंड इलेक्शन टू 1/3 सीट्स आर हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में 1/3 सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। 1/3 सीट्स के लिए इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं। एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन 154 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, वो कहता है member has chosen to fill a casual vacancy will serve for the remainder of its predecessors terms for office। तो अगर वैकेंसी है तो उसके प्रेडिसेसर का जो रिमेनिंग टर्म है उसके लिए ही उसको रखा जाएगा। इट्स अ परमानेंट हाउस क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, जस्ट नॉट लाइक लोकसभा जो कि डिसॉल्व हो सकता है ना, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे याद रखिएगा जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। हर एमएलए का वोट केवल एक बार ही काउंट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दैट ये आपको थोड़ा कुछ फैक्ट्स बताने थे जो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। हंगर रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट थ्रेट। अब यहाँ पे इफ्प्री जो है आपका जो हंगर रिपोर्ट भी निकालते हैं ये लोग, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये सब भी निकालते हैं। वैसे इफ्प्री का अगर आप देखो तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने ये अभी रिपोर्ट निकाली, कहा है कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है इट कुड ड्रॉप 16% एंड द नंबर ऑफ दोज एट रिस्क फॉर हंगर कुड इंक्रीज बाय 23% बाय
2030, यानी 2030 तक जो हंगर से परेशान होने वाले लोग हैं उनका नंबर 23% तक बढ़ सकता है बाय 23%, एंड जो इंडिया का फूड प्रोडक्शन है वो 16% तक घट सकता है। ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो इनके एक रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने अभी निकाला है, और ये इन्होंने इम्पैक्ट स्टडी की, इसका नाम है इम्पैक्ट, IMPACT, याद रखेगा। इम्पैक्ट नाम का इन्होंने एक स्टडी किया है जिसके बेसिस पे इन्होंने ऐसा कहा है। दिस इज द मॉडल। इसमें इन्होंने एग्रीकल्चरल मार्केट्स, एग्रीकल्चर्स, इन सब चीज़ों को स्टडी करके ये निकाला है। इम्पैक्ट नाम का इनका प्रोग्राम है, एंड इसको डेवलप किया गया है विद द कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स, जो कि वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक कंसोर्टियम बना है। उसके बेसिस पे निकाला गया, कहा गया कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो लगभग 16% तक डिक्लाइन कर सकता है, और इंडिया के 23% लोग जो हैं वो हंगर की तरफ और बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड एग्रीगेट जो फूड प्रोडक्शन है वो घट सकता है अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब ये कारण क्या होगा? कारण इसका ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट चेंज, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है, हीट इतनी ज़्यादा है ना, पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर ऑल द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड ऑल। उज्ज्वला LPG स्कीम, 90 लाख बेनिफिशरीज डोंट टेक द रीफिल। अब यहाँ पे याद रखेगा, उज्ज्वला स्कीम आपको याद रखनी है। उज्ज्वला स्कीम 2016 में लाई गई थी, 1 मई 2016 को लाई गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और टारगेट इन्होंने ये दिया था कि 8 करोड़ कनेक्शंस मार्च 2020 तक करने हैं। कनेक्शंस तो 9 करोड़ से ज़्यादा कर दिए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, है ना, लेकिन जो अगर आप देखें नंबर तो उसमें 90 लाख बेनिफिशरी, 90 लाख अभी ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो अपना रिफिल नहीं ले रहे हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है जो कि केवल एक ही बार उन्होंने रिफिल लिया है, 90 लाख रिफिल ले ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उसके बाद आफ्टर, देखो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति की भी है, हर चीज़ में के लिए गवर्नमेंट को, मतलब फैक्ट्स को मोल्ड करके गवर्नमेंट को ब्लेम करना वो गलत होता है ना। मतलब मैं वैसे बहुत ज़्यादा मैं अनबायस्ड आदमी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, इस तरीके से आपको बोलना कि डेटा मोल्ड कर दिया। भाई अब गवर्नमेंट क्या कर सकता था, आपको फ्री में दे रहा है एक बार, अब रिफिल कराने की जिम्मेदारी तो आपको ही है ना, कि रिफिल कराते रहो आप उसको बार बार, तो रिफिल नहीं करा रहे हैं, तो दैट इज वाई द नंबर्स आर डिक्लाइनिंग सो मच। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सीकिंग टू काउंटर चाइना बिडेन होस्ट द आसियान लीडर्स। तो अब आसियान लीडर्स की जो होस्ट है इस बार को होस्ट कर रहे हैं जो बाइडन। म्यांमार जरूर इसमें रिप्रेजेंटेड नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द मिलिट्री जनता एंड ऑल। ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके लिए सवाल ये है कि मुझे आसियान के मेंबर्स आप मुझे बताएं, यू टेल मी द मेंबर्स ऑफ आसियान। फॉरेक्स रिजर्व का नाम था, तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं रिवाइज करा देता हूँ। फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स आता है, इसमें आपका डॉलर, ये सारी चीज़ें आगे डॉलर के बेसिस में। गोल्ड आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं जिसको SDR बोलते हैं, एंड रिवर्स पोजीशन जिसको रिवर्स ट्रांस बोलते हैं, IMF में होता है ये। स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिवर्स ट्रांस ये दोनों IMF में होता है। ये आपको याद रखना है कि ये चार चीज़ें आपका फॉरेक्स बनाती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, फॉर टुडेज एनालिसिस। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।